SBA Publications. नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अपने अपने स्थान पर स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपका पाठ 11, अव्यय या अविकारी शब्द। वाक्यों में रंगीन छपे शब्दों पर ध्यान दें। मोहन अभी अभी आया है, वे अभी अभी आए हैं, रीमा अभी अभी आई है, वह अभी अभी आया है। वाक्यों में रंगीन छपे शब्द अभी अभी पर लिंग वचन का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। जिन शब्दों पर लिंग वचन या कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है उन्हें अव्यय या अविकारी शब्द कहेंगे। जिन शब्दों के रूप लिंग वचन या काल के कारण विकार अथवा परिवर्तन नहीं आता वे अव्यय अविकारी शब्द कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए अव्यय के भेद। अव्यय शब्दों को 5 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, निपात या अवधारक। पहला है क्रिया विशेषण। जो अव्यय अथवा अविकारी शब्द वाक्य में प्रयुक्त क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ा आराम कर लो, मैं प्रतिदिन व्यायाम करता हूँ, वह मेरे घर के अंदर है, वर्षा लगातार हो रही है। उपयुक्त वाक्यों में थोड़ा, प्रतिदिन, अंदर और लगातार शब्द क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले इन शब्दों को ही हम क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण के भेद देखिए। क्रिया विशेषण को 2 आधारों पर बांटा गया है, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? रीतिवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक और परिणामवाचक क्रिया विशेषण। अब पहला है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के होने की रीति या विधि का पता चले उन्हें हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे। इस क्रिया विशेषण से प्रकार, निश्चय, अनिश्चय, स्वीकार, कारण, निषेध आदि अनेक अर्थ प्रकट होते हैं। जैसे शायद मेहमान चले गए होंगे, वह सच बोल रहा है। उपयुक्त शब्दों में शायद और सच शब्दों से क्रिया के घटित होने की रीति अथवा विधि संबंधी विशेषताओं का बोध हो रहा है। इन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। झटपट, झूठ, सच, एकाएक, सचमुच, अवश्य, धीरे धीरे, मधुर आदि शब्द क्रिया विशेषण हैं। दूसरा है कालवाचक क्रिया विशेषण। जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के होने या करने के समय का पता चले उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे अभी जागा है, रात भर वर्षा होती रही। उपयुक्त वाक्यों में रात भर और अभी शब्दों से क्रिया के होने के समय संबंधी विशेषताओं का बोध हो रहा है। इन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। आज, कल, परसों, जब, तब, कब, हमेशा, दोपहर, साय, हर वर्ष, लगातार, जीवन भर आदि शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के होने का स्थान ज्ञात होता है उन्हें हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे इधर उधर मत देखो, मेरी सहेली सामने रहती है। उपयुक्त वाक्यों में इधर उधर और सामने शब्दों से क्रिया के घटित होने की दिशा अथवा स्थान संबंधी विशेषताओं का बोध हो रहा है। इन्हें हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। समीप, भीतर, इधर उधर, इस ओर आदि स्थानवाचक क्रिया विशेषण शब्द होते हैं। परिणामवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया की मात्रा अथवा माप तोल संबंधी विशेषता का बोध कराने वाले शब्दों को हम क्या कहेंगे? परिणामवाचक क्रिया विशेषण। जैसे उसके पास पर्याप्त धन है, हलवा थोड़ा थोड़ा मिलेगा। उपयुक्त वाक्यों में पर्याप्त और थोड़ा थोड़ा से क्रिया की मात्रा अथवा माप तोल से संबंधित विशेषताओं का बोध हो रहा है। इन्हें परिणामवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। पर्याप्त, काफी, कम, थोड़ा, खूब, कुछ, अत्यंत, अधिक, ज्यादा, जितना, कितना आदि शब्द परिणामवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। रचना के आधार पर क्रिया विशेषण।
रचना के आधार पर क्रिया विशेषण को दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है जो इस प्रकार से हैं। मूल क्रिया विशेषण और यौगिक क्रिया विशेषण। मूल क्रिया विशेषण, जो क्रिया विशेषण दूसरे शब्दों में उपसर्ग या प्रत्यय लगाए बिना ही अपने मूल रूप में प्रयोग होते हैं उन्हें हम मूल क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे परसों, आज, कल, खूब, ठीक, दूर, पास, निकट, अकस्मात, कुछ आदि। अब देखिए यौगिक क्रिया विशेषण, जो क्रिया विशेषण दूसरे शब्दों में समास या प्रत्यय लगाकर बनाए जाते हैं वे यौगिक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे एक बार, जल्दी से, दिन भर, जीवन भर, प्रतिदिन, आजीवन, वस्तुतः, संभवतः आदि। अब देखिए क्रिया विशेषण और विशेषण में अंतर क्या होता है। क्रिया विशेषण शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं जबकि विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का बोध कराते हैं। जैसे अनीता मीठा सेब खाती है तो मीठा शब्द विशेषण के रूप में होगा। वह मधुर गाती है, मधुर शब्द क्रिया विशेषण के रूप में होगा। अब दूसरा देखिए संबंध बोधक। संबंध बोधक अव्यय, संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से विभिन्न संबंध बोधक अव्यय बनाते हैं। जैसे रेखा नानी के यहाँ रहती है, दीवार के पीछे चोर खड़ा है। संबंध बोधक अव्यय के भेद देखिए। संबंध बोधक अव्यय के भेद, संबंध बोधक अव्यय दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सामान्य संबंध बोधक और विभक्तियुक्त संबंध बोधक। सामान्य संबंध बोधक, सामान्य संबंध बोधक अव्यय विभक्ति रहित होते हैं। जैसे उसका जीवन तो राम भरोसे कट रहा है, आज्ञा बिना अंदर आना मना है। विभक्तियुक्त संबंध बोधक, ये संबंध बोधक विभक्ति के साथ प्रयोग होते हैं। जैसे छत के ऊपर बंदर बैठा है, मैं अपने मामा के यहाँ रहता हूँ। विभिन्न संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक शब्दों के निम्नलिखित प्रकार हैं। पहला है विरोधवाचक, जिसमें के विलोम, के प्रतिकूल, के विपरीत, के उल्टा आदि शब्द आएंगे। दिशावाचक, की ओर, के समीप, की तरफ, के चारों ओर आदि। समानतावाचक, के समान, की तरह, के बराबर, के तुल्य, की भांति आदि। उद्देश्यवाचक, के लिए, के निमित्त, की खातिर, के हेतु आदि। स्थानवाचक, के सामने, के नीचे, के अंदर, के बाहर, के ऊपर आदि। कालवाचक, के पूर्व, के पहले, के आगे, के पीछे, के पश्चात आदि। स्थानवाचक, के आश्रय, के द्वारा, के जरिए, के सहारे आदि। तुलनावाचक, की तरह, की तुलना में, की अपेक्षा, के स्थान पर, की जगह आदि। संबंधवाचक, के समेत, के साथ, के विषय में, के संग आदि। अब देखिए क्रिया विशेषण और संबंध बोधक में क्या अंतर होता है। क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताते हैं जबकि संबंध बोधक संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ प्रकट करते हैं। कुछ कालवाचक तथा स्थानवाचक अव्यय संबंध बोधक और क्रिया विशेषण दोनों ही होते हैं। जब ये शब्द संबंध प्रकट करते हैं तब ये संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं और जब ये क्रिया की विशेषण प्रकट करते हैं तब ये क्रिया विशेषण कहलाते हैं। संबंध बोधक और क्रिया विशेषण। तनय किशन से आगे चल रहा है, वह यहाँ रहता है। मोहन घर के अंदर है, मंदिर सामने है। वहां नाना जी के यहाँ रहता है, पिताजी अंदर है। अब देखिए तीसरा है समुच्चय बोधक। वे शब्द जो दो शब्दों, दो वाक्यांशों और दो वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं वे समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं अथवा योजक कहलाते हैं। जैसे अन्वी और अंजलि अच्छी सहेली हैं, तुम मेरे साथ चलोगे या नहीं। नयन परिश्रमी है लेकिन मदन आलसी है। उपयुक्त वाक्यों में और, या, लेकिन आदि शब्द दो वाक्यांशों को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं, अतः ये क्या होंगे? समुच्चय बोधक अव्यय होंगे। ठीक है, अब आगे देखिए समुच्चय बोधक के भेद। समुच्चय बोधक शब्द के दो भेद होते हैं, समानाधिकरण समुच्चय बोधक और व्याधिकरण समुच्चय बोधक। समानाधिकरण समुच्चय बोधक देखिए, समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय दो समान वाक्यों या एक ही स्थिति के दो शब्दों को आपस में जोड़ते हैं। जैसे अमन, नयन तथा विनय मेला देखने गए। लव और कुश दोनों भाई हैं। समानाधिकरण समुच्चय बोधक निम्नलिखित चार प्रकार से प्रयुक्त किए जाते हैं: संयोजक, विकल्प सूचक, विरोध दर्शक और परिणाम दर्शक।
पहला है संयोजक। संयोजक दो शब्दों या वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं और तथा एव व आदि शब्द संयोजक शब्द हैं। जैसे सोनिया, शालू, निधि और सपना कक्षा 7 में पढ़ती हैं। अर्जुन, श्याम व करण मित्र हैं। राम, लक्ष्मण एवं सीता वन को गए। उपयुक्त वाक्यों में और, व और, एव शब्द समान वर्गों के शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। इन्हें संयोजक कहते हैं। विरोध दर्शक देखिए, जो अव्ययी शब्द दो वाक्यों में से प्रथम का विरोध या निषेध प्रकट करते हैं वे विरोध दर्शक कहलाते हैं। जैसे वह दिल्ली जाना चाहता था परंतु बस नहीं मिली। वह गरीब है लेकिन बहुत ईमानदार है। कल्पना चावला ने भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में नाम रोशन किया। उपयुक्त वाक्यों में लेकिन, परंतु, बल्कि शब्द प्रथम वाक्य के अर्थ से विरोध प्रकट कर रहे हैं। इन्हें विरोध दर्शक कहते हैं। अब है विकल्प सूचक। विकल्प सूचक शब्द दो शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों के मध्य विकल्प का बोध कराते हैं। वे विकल्प सूचक कहलाते हैं। जैसे आप जाओगे या मैं चला जाऊं। पहला प्रश्न करो अथवा दूसरा। उपयुक्त वाक्यों में या, और, अथवा शब्दों से विकल्प का बोध हो रहा है। इन्हें हम विकल्प सूचक कहेंगे। अब है परिणाम दर्शक। परिणाम दर्शक दो वाक्यों के कारण और परिणाम बताते हैं। इसलिए, ताकि, अतः, नहीं शब्द परिणाम वाचक कहलाते हैं। जैसे रोहित ने कठिन परिश्रम किया इसलिए प्रथम आया। मालती ने सफाई नहीं की अतः उसे डांट खानी पड़ी। इन वाक्यों में इसलिए और अतः शब्द पहले वाक्यांश अथवा वाक्य में परिणाम की सूचना दे रहे हैं। इन्हें हम परिणाम दर्शक कहते हैं। अब है व्यधिकरण समुच्चय बोधक। जो समुच्चय बोधक शब्द एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्यों को प्रधान वाक्य से जोड़ने का कार्य करते हैं वे व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे ऐसा लगता है मानो तेज वर्षा आएगी। नीलम तेज दौड़ी ताकि रेलगाड़ी पकड़ सके। उपयुक्त वाक्यों में मानो और ताकि शब्द प्रधान और आश्रित उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। इसलिए इन्हें व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। अब है व्यधिकरण समुच्चय बोधक के भेद। संकेत बोधक, कारण बोधक, स्वरूप बोधक और उद्देश्य बोधक, ये चार व्यधिकरण समुच्चय बोधक के भेद होते हैं। पहला है संकेत बोधक। जो समुच्चय बोधक दो शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को संकेत द्वारा जोड़ने का कार्य करते हैं उन्हें संकेत बोधक समुच्चय बोधक कहेंगे। जैसे जो, तो, यदि, चाहे, तथापि शब्द संकेत बोधक हैं। यद्यपि उसने मेहनत की तथापि सफलता प्राप्त ना कर सका। यदि तुम अपना भला चाहते हो तो उसको परेशान मत करो। कारण बोधक देखिए, जो समुच्चय बोधक दो शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को जोड़ने पर मुख्य वाक्य का कारण प्रकट करे उन्हें कारण बोधक समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे क्योंकि, ताकि, चूंकि, इसलिए आदि। इसमें है नेताजी नहीं आ सके क्योंकि रास्ता जाम था। बूढ़ा कमजोर था इसलिए जल्दी मर गया। स्वरूप बोधक। जो समुच्चय बोधक दो शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को जोड़ते समय मुख्य शब्द, वाक्यांश अथवा वाक्य के कथन को स्पष्ट कर देते हैं उन्हें स्वरूप बोधक समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे वह इतनी सुंदर है मानो परी खड़ी हो। वह अहिंसावादी यानी बापू के पदचिन्हों पर चलने वाला है। अब है उद्देश्य बोधक, जिससे उद्देश्य पता चले। जो समुच्चय बोधक दो शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों के मध्य उद्देश्य का बोध कराते हैं उन्हें उद्देश्य बोधक समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे हर्ष को बाजार जाना है इसलिए तैयार हो रहा है। जल्दी चलो ताकि बस पकड़ सको। चौथा देखिए विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक शब्द तीन शब्दों के मेल से बना है। विस्मय जमा आदि जमा बोधक, अर्थात विस्मय आश्चर्य आदि का बोध कराने वाले शब्द भिन्न भिन्न परिस्थिति में हमारे अलग अलग भाव होते हैं। इन भावों को प्रकट करने वाले शब्दों को हम क्या कहेंगे? विस्मयादि बोधक अव्यय कहेंगे। जो शब्द विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा, प्रशंसा जैसे मन के भावों को प्रकट करते हैं उन शब्दों को हम विस्मयादि बोधक शब्द कहेंगे। जैसे ओह
आप कब आए? अरे तुम कहाँ जा रहे हो? हाय, ये कैसे हो गया? छी छी, इतनी गंदगी। उपयुक्त वाक्यों में ओह, अरे, हाय और छी छी आदि शब्दों से क्रमशः विस्मय, हर्ष, आश्चर्य, घृणा आदि मनोभावों का बोध हो रहा है। इन्हें हम विस्मयादि बोधक शब्द कहते हैं। विस्मयादि बोधक अव्यय विभिन्न मनोभावों को प्रकट करते हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला है आश्चर्य बोधक, जिसमें क्या, अरे, हैं, ओह, बाप रे बाप, बाप रे आदि। हर्षबोधक, अति सुंदर, बहुत अच्छा, वाह, क्या खूब, आहा आदि। शोक बोधक में हाय, ओह माँ, हाय राम, ओह, उफ आदि। स्वीकृति बोधक में अच्छा, जी, ठीक, बहुत अच्छा, हाँ हाँ आदि। चेतावनी बोधक में खबरदार, होशियार, सावधान, बचो, हटो आदि। आशीर्वाद बोधक में प्रसन्न रहो, आशीर्वाद, आयुष्मान, जीते रहो, दीर्घायु रहो आदि। अभिवादन बोधक नमस्कार, राम राम, नमस्ते, प्रणाम आदि। पांचवा देखिए, निपात। जो अव्ययी शब्द किसी शब्द या पद के बाद लगकर उसके अर्थ में विशेष प्रकार का बल भर देते हैं उन्हें निपात कहते हैं। जैसे मैं आज ही वाराणसी जाऊंगा, वह तो बिल्कुल मूर्ख है। उपयुक्त वाक्य में ही और तो विशेष प्रकार का बल देते हैं, अतः यह निपात है। अब देखिए, निपात के अन्य उदाहरण लगभग, मत, भी, मात्र, तो, तक, सिर्फ, केवल, भर, हाँ आदि निपात की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। ये शब्द वाक्य को विशेष अर्थ प्रदान करते हैं। ये वाक्य में प्रयोग होकर उसके अर्थ को प्रभावित करते हैं। इन शब्दों पर लिंग और वचन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये शब्द वाक्य के अंग नहीं माने जाते हैं। तो बच्चों, ये था आपका आज का पाठ। अब हम देखेंगे कि हमने अपने आज के पाठ पे क्या सीखा है। जिन शब्दों पर लिंग, काल, कारक, वचन आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द अव्ययी भी कहलाते हैं। अविकारी शब्द के 5 भेद हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। जो अविकारी शब्द वाक्य में प्रयुक्त क्रिया की विशेषता बताते हैं वे शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। विस्मयादि बोधक वाक्य के आरंभ में आते हैं। निपात पर लिंग, वचन और कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। समुच्चय बोधक के 2 प्रकार होते हैं। तो बच्चों, ये था आपका आज का पाठ। अब आप अपने पाठ पर आधारित इस अभ्यास कार्य को पूरा करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको अपना आज का पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। आज की कक्षा में सीखेंगे बच्चों हम इतना ही। मैं अब आपसे मिलूंगी आपकी अगली कक्षा में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी बच्चे सीखते रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।